Let's start the issue again with the aspect of, थोड़ा सा क्या है, ये टॉपिक बड़ा है, थोड़ा समय लेता है, तो वी हैव टू बियर दिस टॉपिक विथ लेट बिट डिटेल्स में, ताकि आराम से हो जाए ये. जस्ट वेट, वी आर डूइंग दिस टॉपिक. अब देखिए क्या है इस टॉपिक के साथ खास बात क्या है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का जो के बाद का जो एक एम्पायर डेवलप हुआ, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, देखिए जो इम्पैक्ट हम जो कॉमर्शियल पॉलिसी है, लेट्स कम ऑन द कॉमर्शियल पॉलिसी. हमने अभी तक समझा क्या, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ कैसे बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, अभी हम लोगों ने क्या देखा, कैसे बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अगर हम इसको देखें तो जो 1793 से 1813 तक का जो एक क्लास था, जो इस बात को लेकर संघर्ष कर रहा था कि कैसे हम ज्यादा बड़े एम्पायर को कैप्चर कर सकें, यह क्लास एक बड़े एम्पायर को कैप्चर करना चाह रहा था. तो जो यह नया क्लास डेवलप हो रहा था, यह नया क्लास क्या कर रहा था, यह नया क्लास लगातार यह कोशिश कर रहा था, यह हम पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि हाउ they can capture the Indian trade, particularly the Indian raw material, plus market for their goods. यह महत्वपूर्ण चीज थी उस समय के क्लास को लेकर. अब जो यह 1793 से 1830 तक जो नया क्लास था, इसने एक पावरफुल कैंपेन लॉन्च किया. अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसने क्या किया, इस कैंपेन के बाद जो 1813 के बाद एक पॉलिसी फॉलो की, अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड की. एक जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी आने लग गई, उस फ्री ट्रेड की पॉलिसी ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोज कर दिया एक अनइक्वल कंपटीशन को लेके, और उसके कारण क्या हुआ, यह इनका ट्रेड 1856 तक इतना बढ़ गया. नाउ दिस पॉलिसी, जो इंडिया का जो टैरिफ था, उसके बाद जो इंडिया के ऊपर जो एक इंपैक्ट था, नाउ लेट्स एनालाइज जो कॉमर्शियल पॉलिसी थी, उस कॉमर्शियल पॉलिसी का इंपैक्ट क्या हुआ. नाउ कम ऑन द डीपर डिस्कशन ऑफ द कॉमर्शियल पॉलिसी. जो ब्रिटिश की कॉमर्शियल पॉलिसी थी, अगर उसको एनालाइज किया जाए तो क्या था, ये बिगिनिंग था डिक्लाइन ऑफ द वीविंग इंडस्ट्री. सॉरी, ये रॉन्ग टाइप हो जाता है कई बार. वीविंग इंडस्ट्री, जो वीविंग इंडस्ट्री थी, जो बुनकर उद्योग था, जो वीविंग इंडस्ट्री था, उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया. जो एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन और सिल्क गुड्स था फ्रॉम इंडिया बिगेन टू डिक्लाइन. 1794 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स, आप इसको बैठ के याद करिएगा. अगर आप ये मेंस में नहीं लिखोगे, तो अगर आपने ये 2 पॉइंट लिखे, ये 2 पॉइंट तो हर लड़का लड़की लिखेगा. अगर आपने इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमर्शियल पॉलिसी लिखी और आपने सिर्फ पॉइंट नंबर 1 और 2 लिख दिया, तो आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये 2 पॉइंट तो सबको पता ही है, सब लिखेंगे. आप तीसरे पॉइंट पे आइए. जो 1794 में जो कॉटन गुड्स था, 156.56 जो पाउंड था, एक्सपोर्ट हुआ करता था वाया केप ऑफ गुड होप फॉर इंडिया. 1830 में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 108824. ह्यूज डिफरेंस आया. जो कॉटन गुड्स है एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, जो 156 हुआ करता था, तो बढ़ के कितना हो गया, 108824.
ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज हुआ। यह जो एक्सपोर्ट हो रहा है यह किसकी कॉस्ट पे हो रहा है? यह इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की कॉस्ट पे हो रहा है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट पर हो रहा है। यह किसकी कीमत पर भारत में इतना बड़ा एक्सपोर्ट किया गया? कौन प्रभावित हुआ? नुकसान किसका हुआ? इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी थी। कौन थे? हमारे वीवर्स थे, हमारा जो अपना उद्योग था। अब इसको कैसे किया जा रहा है? आउटसाइड इंडिया प्रोहिबिटिव टैरिफ लगाए जा रहे हैं इंडियन गुड्स पे। क्यों? नॉट अलाउ देम इनटू ब्रिटिश मार्केट। पर्पसफुल, अनएथिकल। जो 1813 का चार्टर था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि हम इंडियन मार्केट को सबके लिए खोल देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड फ्रीडम। इंग्लिश मर्चेंट्स को अनलिमिटेड फ्रीडम दी गई। किस बात को लेके? इसलिए दी गई कि वो अपने सारे सामानों को इंडिया में डाल दें। There's unlimited freedom to all English merchants to carry out their commercial enterprises on Indian soil. जो कॉमर्शियल पॉलिसी थी ब्रिटेन की, वो बेनिफिट किसको कर रही थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। तो एक बड़ा अच्छा आंसर ये आता है। अगर आपको कई आंसर में से एक आंसर चूज करना है तो आप ये चूज कर सकते हो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट 1813 की पॉलिसी ने किसको किया। फ्रेम क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे कई बार रिपीट किया है कि मैं 100, 200, 500 क्वेश्चन बनाता हूं प्रीलिम्स का और 10, 20, 25 क्वेश्चन मेंस का। उसके बाद मैं अपना लेक्चर लिखना शुरू करता हूं। When I structure my lecture, I make a lot of question of prelims and mains. फिर उन क्वेश्चंस को मैं अपने लेक्चर में डाल देता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हर लाइन में सवाल है होते हैं। अब ये जो मैं 2 लाइन डाला था, उसका पर्पस ठीक से याद आ रहा, व्हाई आई हैव इंसर्टेड दिस 2 लाइंस ओनली फॉर दिस, कि 1813 में जो चार्टर आया है उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को हुआ। नाउ लेट मी इंटरप्रेट दिस 2 थिंग्स। लेट मी इंटरप्रेट ओनली दीज 2 थिंग्स, 1813 चार्टर और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। Let only correlate these 2 things, nothing else for a moment. अब 1813 के चार्टर ने क्या बोला कि जो ब्रिटिश का भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक ट्रेडिंग राइट से फिनिश कर दिया जाए। Why it has been finished? Because England was able to manufacture a lot of items due to the industrial revolution. When you manufacture a lot of items, you need a market. Where do you get market? If the 1813 charter will not enforce, then only East India Company was able to trade within India. The new class, the new manufacturing class, who is not interested in trading, but who was interested in the manufacturing, wanted their own interest. Revolution had 1813 charter not in place, the industrial revolution would have not got the momentum. 1813 का अगर चार्टर अधिनियम अस्तित्व में नहीं आया होता तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को एक आवश्यक संवेग की प्राप्ति नहीं हुई। निकले हुआ और क्लियर। अब बाई 1833 जो कंपनी ने रिड्यूस किया एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन मर्चेंट मैन्युफैक्चरिंग, कंसिडरेबली रिड्यूस किया और साथ साथ क्या किया? रॉ मटेरियल। 1833 company had not only reduced the export of Indian manufactured goods but also had crippled the export trade of Indian raw material. जो 1833 तक जो कॉमर्शियल पॉलिसी चली, 1813 से 33 तक की जो कॉमर्शियल पॉलिसी चली, उस कॉमर्शियल पॉलिसी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कॉमर्शियल पॉलिसी क्या बोलती है कि 1833 तक इन्होंने
बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए थे। और जो इंग्लैंड को अपने अपने उद्योग के लिए, जो इंग्लैंड को अपने उद्योग के लिए जो आवश्यकता थी, जो इंग्लैंड को अपने उद्योग के लिए जो आवश्यकता थी, जो इंग्लैंड को अपने उद्योग के लिए आवश्यकता थी, प्लेंटी ऑफ कॉटन, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो इंडिया सप्लाई करती है, बट कंपनी वाज नॉट प्रमोटेड इंडियन कॉज, अमेरिकन कॉटन। अब आप इन दोनों को कैप्चर करिए, कैप्चर दिस टू, कैप्चर दिस टू, a contradictory statement between these two. Just understand carefully these 2 points. आपको कॉमर्शियल पॉलिसी बहुत आराम से समझ आ जाएगी कि जो कॉमर्शियल पॉलिसी थी कैसे आगे बढ़ रही थी। इस कॉमर्शियल पॉलिसी में 1833 तक न केवल एक्सपोर्ट खत्म होता है, बल्कि इंडिया का रॉ मटेरियल का भी एक्सपोर्ट कम होने लगता है। वो क्यों होता है? जो इंग्लैंड को कॉटन की रिक्वायरमेंट थी उसकी इंडस्ट्री के लिए, वो सप्लाई इंडिया से नहीं हो रही थी, वह कहां से हो रही थी? वह अमेरिका से हो रही थी। अमेरिका की जो रुई थी वो लंबे रेशे की रुई हुआ करती थी, उस रुई की जंग थी। तो 1833 तक भारत से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कमजोर होने लग गया। ये बाद में पिकअप कब हुआ था? जब अमेरिकन वॉर हुआ। जब तक अमेरिकन वॉर नहीं हो रहा था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में इंपोर्ट, भारत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कम हो रहा था। लेकिन जब वहां अमेरिकन वॉर स्टार्ट हो गया तब इनको क्या हो गया? इनको जरूरत पड़ गई, क्योंकि अमेरिका से रुई नहीं आ पा रही थी। और दूसरा प्रश्न क्या आता है? जो लंबे रेशे की रुई थी उसको बनाने के लिए, लंबे रेशे की रुई बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे नुकसान क्या हुआ? लंबे रेशे की रुई की धुलाई भी मुश्किल हुआ करती। डिस्कस करते हैं, जस्ट कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस राइट नाउ। तो अमेरिकन रूल्स को प्रमोट कर रहे थे और इंडिया का जो कॉटन था उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो भारत का क्या हो रहा था? भारत का कॉटन भी नहीं एक्सपोर्ट हो रहा था और भारत का कपड़ा तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा था। तो भारत का जो भारत की कमाई के सारे साधन खत्म हो रहे थे। इंडियन इंडस्ट्री कांट सर्वाइव हियर विथ, बाय ऑल मींस इंडिया इज डिपेंडेंट। उसी तरह से जो कंपनी ने इंकरेज किया एक्सपोर्ट ऑफ चाइना सिल्क इन प्लेस ऑफ इंडिया सिल्क। इनसाइड द कंट्री जो मैन्युफैक्चर ऑफ द सिल्क गुड्स वो था उसमें प्रोहिबिटिव ऑर्डर्स लगा दिए गए। सप्लाई ऑफ रॉ सिल्क भी कमजोर पड़ गई। इंडिगो इंडिगो को कंपनी ने कंट्रोल किया एंड ट्रेड थ्रू यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। अगर आप इंडिगो करना है आप यूरोपियन प्लांटर के थ्रू करो, आप नहीं कर सकते हो। और इंडियन जो प्लांटर्स थे उनको लॉट ऑफ डिसेबिलिटीज का सामना करना पड़ा और वह यूरोपियन प्लांटर के साथ कंपीट नहीं कर पा रहे थे। जो इंडिगो एक्सपोर्ट का जो ह्यूज प्रॉफिट था ये कहा गया? यूरोपियन ट्रेडर्स के पॉकेट में गया। अब कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं था शुगर के एक्सपोर्ट पे। वो किसको कर रही थी? वह वेस्ट इंडीज शुगर को प्रपोर्ट कर रही थी। अगर हम एक्सपोर्ट पॉलिसी, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ द कंपनी। देखिए मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में सवाल एक्सपोर्ट पॉलिसी का आता है, आप एक्सपोर्ट पॉलिसी लिखिएगा। यूपीएससी के पास एक आदत है कि वह क्या करती है, बहुत छोटे से पॉइंट पर पूरा सवाल पूछ देती है। मान लो पूछ देती है 19वीं शताब्दी का अंग्रेजी राज्य का निर्यात आयात नीति, द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। पास ये फैक्ट्स नहीं, आप लिख ही नहीं पाओगे।
ये दिमाग में आएगा ही नहीं कि रॉ मटेरियल भी डिस्करेज किया गया। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग मेरी क्या है, हमारी आपकी क्या है, कि ब्रिटेन भारत से रॉ मटेरियल ले जाता था और भारत को ब्रिटेन अपना बना हुआ उत्पाद देता था। इट्स ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, द रॉ मटेरियल इज बीइंग टेकन बाय द इंग्लैंड एंड दे गिव अस टू द finished goods. But if you read these facts, what this fact saying? Import export policy is detrimental to the interest of the country. Import and export, just try to understand very carefully. If the question is coming in the mains, I am perceiving these question in the GS mains. Reason being, इस पर सवाल नहीं आया है और जिस पोर्शन पर सवाल नहीं आया है उसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत होती है। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी ब्रिटिश एम्पायर की, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, व्हाट इज सेइंग, ब्रिटेन इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट एक्सपोर्ट, ट्राइंग टू डिक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, एट द सेम टाइम the raw material of Indian export items is being crippled. अब अगर आप इतना लिखिए, फैक्ट्स नहीं लिखोगे, आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा। For the completion of answer, you have to write these facts. You will start from where? You will start from here. 6 से स्टार्ट करो आप, 8, 6, 7, 8. Now come on next point. अब जो कंपनी ने इंकरेज किया चाइना सिल्क को, अब क्या है, अब आप तैयार कैसे करो, कॉटन हो गया, चाइना सिल्क हो गया, अगला क्या हो गया, सिल्क गुड्स हो गए, इंडिगो हो गया, इंडियन प्लांटर्स सफर्ड हो गए, इंडिगो एक्सपोर्ट हो गया, शुगर हो गया। तो अगर आप एक्सपोर्ट पॉलिसी को एक लाइन में एनालाइज करना चाहो, इफ यू इन ब्रीफ ट्राई टू एनालाइज द एक्सपोर्ट पॉलिसी, it was regulated so much of its own profit that it did not trouble itself for the benefit of the country it ruled. The import policy of company became responsible. अब ये पाइए, yes. Decline of weaving industry, who's responsible? A, import policy. B, export policy. C, economic policy. D, रेवेन्यू पॉलिसी। देखिए कितना फाइन क्वेश्चन है ये। डिक्लाइन ऑफ वीविंग इंडस्ट्री में कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी। आंसर क्या होगा? इंपोर्ट पॉलिसी। गॉट इट? किसको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? Who has a problem to understand this point? हम लोग इस चैप्टर को स्लो ही करते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत मुश्किल होता है, इवन जिसका हिस्ट्री ऑप्शन उसको भी क्लियर नहीं होता है। तो वी नीड टू डू दिस चैप्टर एज स्लो एज पॉसिबल। एज स्लो एज पॉसिबल। अगर समझ नहीं आ रहा, आई कैन रिपीट इट, नो इशू, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। We should make sure these questions should not go wrong in examination hall. And there's a very high chances the question may come from these portions. It's very high chances. क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? Come on the next issue. जो कंपनी की मोनोपोली थी, जो कंपनी की मोनोपोली थी, अगर हम कंपनी की पॉलिसी से कुछ करें तो कंपनी की जो, अगर आप एक बार फिर समझने करिए कि कंपनी की एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड इंपोर्ट पॉलिसी है, दो को देखते हैं। जो कंपनी की एक्सपोर्ट पॉलिसी थी वो रेगुलेट कर रही थी फॉर इट्स ओन प्रॉफिट्स, और उसका इस बात से कोई ताल्लुकात नहीं था कि हमारे यहां के लोगों का बेनिफिट कैसे हो रहा है। और जो कंपनी की इंपोर्ट पॉलिसी थी वो रिस्पॉन्सिबल थी हमारे वीविंग इंडस्ट्री के फिनिश होने के लिए। अब कंपनी ने मेंटेन किया मोनोपोली, किस पर किया?
अपने ट्रेड पर। जो कंपनी का मोनोपोली था, वह मोनोपोली किस पर था? ट्रेड पर था और सोर्स ऑफ रेवेन्यू पर था। जैसे सॉल्ट और ओपियम, जस्ट डिवो टाइम, सॉल्ट और ओपियम। अब जो सॉल्ट जो सोल्ड किया जाता था आदमी को, उस पर कंपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्यूटी लगाती थी। जो हर माउंट होता है ढोका, जो हर माउंट ऑफ सॉल्ट होता है, उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ड्यूटी लगाती थी। अब सॉल्ट को इंपोर्ट करते थे इंग्लैंड से, एंड कंपनी लेवी ड्यूटी ऑन इट। अब जो लास्ट ईयर्स थे कंपनी रूल्स के, उसमें मोर देन मिलियन पाउंड स्टर्लिंग केम एज ए एनुअल रेवेन्यू फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सॉल्ट। जब हम लोग गांधी जी का आंदोलन समझेंगे, आपको यहां से बैकग्राउंड दिखना शुरू हो गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट था, उस पर बहुत ज्यादा टैक्स आता था। और ब्रिटिश अलाउ करे सॉल्ट टू कम एंड कम इंडियन सॉल्ट एज अबंडेंटली एज पॉसिबल। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश सॉल्ट है वो इंडिया में आवे और इंडियन सॉल्ट से कंपीट करे। और यह बात सत्य है कि सॉल्ट की मोनोपोली वह पुअर पीपुल को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। विदाउट द कंपनी सॉल्ट मोनोपोली, जो पुअर पीपुल है वो सॉल्ट कहां परचेस करते? इस चीपर प्राइस पे। अब कंपनी ने जो सॉल्ट की मोनोपोली की, कि वो अपना सॉल्ट बेचना चाहते थे। क्यों चाहते थे? उनको सॉल्ट से टैक्स प्राप्त होता था। तो आप कह सकते हैं सॉल्ट से टैक्स प्राप्त करने की इच्छा के कारण कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने सॉल्ट पर अपने टैक्सेशन लगाना शुरू किया। तो जब कंपनी ने सॉल्ट की जो मोनोपोली की, उस मोनोपोली का परिणाम क्या हुआ? गरीब आदमियों के जेब से बहुत ज्यादा पैसा जाने लगा। किसके लिए? सॉल्ट के लिए। तो सॉल्ट एक ऐसा इशू बना जिस इशू ने आम आदमी के जीवन को बहुत अंदर तक प्रभावित किया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द ब्रिटिश एम्पायर। जब उन्होंने जब उन्होंने पूरी तरह से जब उन्होंने पूरी तरह से आदमियों को खत्म कर दिया। क्लियर हो गया? वाई सॉल्ट टैक्स, इसे समझिए। वाई सॉल्ट टैक्स, आंसर कहां से आएगा बताइए? फॉर द रेवेन्यू, फॉर द रेवेन्यू। सॉल्ट टैक्स क्यों लगाया गया? फॉर द रेवेन्यू। और जो सॉल्ट पे मोनोपोली थी, उन्होंने सॉल्ट और ओपियम दोनों पर उन्होंने कंट्रोल किया कि उसको सेल करने की, जब भी सॉल्ट लोगों को सेल किया जाएगा, कंपनी उस पर ड्यूटी लगाएगी। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उस पर कंपनी ड्यूटी लगाएगी। दूसरा, सॉल्ट इंपोर्ट होता था इंग्लैंड से, और जो सॉल्ट इंग्लैंड से इंपोर्ट होता था उस पर ही कंपनी ड्यूटी लगाती थी। तो ड्यूटी दो तरह से हो गया। एक, जो इंडिया में सॉल्ट मैन्युफैक्चर हुआ। दो, जो सॉल्ट इंपोर्ट हुआ। गॉट इट? तो जो सॉल्ट इंपोर्ट हुआ, उस सॉल्ट के इंपोर्ट से बहुत पैसा रेवेन्यू मिल रहा था ड्यूटी से, और आपने मैन्युफैक्चरिंग पे लगा। इससे क्या हुआ? दोनों में कंपटीशन भी हुआ। उधर भी ड्यूटी लगाई, इधर भी ड्यूटी लगाई। और ब्रिटिश ने अलाउ किया कि सॉल्ट इंडिया में आवे और कंपीट करे एज मच एज पॉसिबल। अगर कंपनी की सॉल्ट की मोनोपोली न होती, अगर कंपनी की सॉल्ट पर मोनोपोली न होती, तो आम आदमियों को सॉल्ट महंगा प्राप्त होता। ड्यू टू द कंपनीज मोनोपोली ऑन द सॉल्ट, पीपुल हैज पेड मोर। इट वॉज द रीजन फॉर द गांधीज मूवमेंट। हम लोग उसको जब 1930 पहुंचेंगे, हफ्ते 10 दिन बाद, तब हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? बताइए क्या दिक्कत है? क्लियर है? ओके। अगला है ओपियम। अब ओपियम के साथ क्या हुआ? जो
कंपनी की मोनोपोली ओपीएम पे थी, इसकी थी फॉर एक्सट्रैक्ट थी। जो कल्टीवेटर्स थे बंगाल के, उनको किसी भी तरह के प्रॉफिट से डिनाई किया गया। जो कल्टीवेशन हो रहा था ओपीएम पे, वह गवर्नमेंट के परमिशन होता था, और जो भी ओपीएम का जूस मिलता था, बनाते थे, वह सप्लाई होता था गवर्नमेंट को एट फिक्स प्राइस। सरकार के अलावा कोई इसको टच नहीं कर सकता था। जब ओपीएम को मैन्युफैक्चर और शुरू किया जाता था, एक्सपोर्ट किया, कहां पे? चाइना में किया जाता था। तो एक सवाल ये भी होगा कि चाइना कहां पर ओपीएम बेचते थे? कि चाइना में फिर बेचते थे। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था और प्राइस जिस पे गवर्नमेंट बेचती थी, एक बहुत बड़ा मार्जिन रेवेन्यू का एंजॉय करते थे। तो जो देश का आम आदमी था, देश का आम मर्चेंट था, आम किसान था, उसको इस ट्रेड से बाहर रखा गया, जबकि ये ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल था। अब ब्रिटिश ने सेल ऑफ इंडियन ओपीएम को प्रमोट किया गया, चाइना में किया। जो लोग इतिहास के छात्र हैं, उन्होंने चाइना का ओपीएम वॉर जरूर पढ़ा होगा, जरूर पढ़िएगा। जबकि चाइना में ओपीएम पे बैन था। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स पॉइजनस एंड हार्मफुल इफेक्ट। अभी देखिए, इस पैराग्राफ पे सवालों की भरमार है। जस्ट रीड दिस पैराग्राफ, सवालों की भरमार है। पहला, एक्सचेकर का फायदा। सेकंड, कल्टीवेटर्स डिनाइड। थर्ड, गवर्नमेंट परमिशन। फोर्थ, चाइना, मार्जिन बहुत हाई। चाइना में हार्मफुल इफेक्ट और कारण चाइना में बैन था, फिर बेचा गया। अब आप सारे को मिक्स करके सवाल बनाइए। यू ट्राई टू मेक एज मच एनालिटिकल क्वेश्चन एज पॉसिबल। जब आप क्वेश्चन को एनालिसिस के पार्ट से बनाने लगेंगे, आपकी जो स्टडी है उसका जो आयाम है, आयाम ही बदल जाएगा। एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मच बेटर वे। तो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से चीज समझ में आने लगेगी। जो 19th सेंचुरी है, अब हम 19th सेंचुरी को समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कैसा इरा है, इसने एक सिस्टमैटिक डिमोलिशन देखा हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक बेस को, और जो एक न्यू इंडस्ट्रियल मेथड वर्ड में आता है। जो पॉलिटिकल डिनोमिनेशन है, वो सिनोनिम्स बन गया था विथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो इमीडिएट मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड एब्यूज ऑफ ट्रेड था, उसने फैसिलिटेट किया। यहां सवाल बनाइए, सवाल बनाइए। The 19th century has witnessed an era of the political domination. अब हिंदी करते हैं, let's first finish the English. The 19th century has witnessed an era of political domination coupled with economic exploitation. The immediate monopoly of trade and abuse of trade has opened the exploitation of Indian trading community. हिंदी में कर देते हैं। 19वीं शताब्दी ने एक ऐसे राजनीतिक प्रभुत्व का समय देखा जिसमें आर्थिक शोषण निहित हुआ करता था, व्यापार पर नियंत्रण और व्यापार संसाधनों का दुरुपयोग भारतीय जनमानस के शोषण का कारण बना। अब इस सवाल में तब तक आप नहीं लिख पाओगे जब तक आपने आज का लेक्चर नहीं समझा हुआ है। क्लियर? अब जो ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉवर्टी है, लेट्स रिलेट this British economic and commercial policy with the growth of poverty in India.
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे जो ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी है वह कैसे ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों के कारण हो रही थी। तो जो ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी थी, वह ग्रोथ ऑफ पॉवर्टी का कारण क्या था कि जो इंडिया से कंटिन्यूअस ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक जो कॉमर्शियल पॉलिसी है वह रिस्पॉन्सिबल है। अब आप कहां जोड़िए, जो ब्रिटिश कॉमर्शियल पॉलिसी है रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंडिया। जब बंगाल की विजय हुई, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बंगाल, जो एंटायर लैंड रेवेन्यू स्पेंड होने लगा भारत के बाहर। अब जब विक्ट्री ऑफ बंगाल होता है तो उससे होता है क्या है कि हमारा सारा का सारा लैंड रेवेन्यू भारत के बाहर खर्च हो रहा है। कैसे खर्च हो रहा है? बंगाल के रेवेन्यू से पैसा लेके बंगाल से चीजों को खरीदा गया, उसको बाहर बेचा गया, तो बंगाल देश को नहीं मिला। और ब्रिटिश ने कई ज्यादा वॉर्स किए फ्रंटियर्स पे, किस पे? कॉस्ट ऑफ इंडिया पे, इंडिया के कॉस्ट पे। अगर हम इस चीज सारी चीजों को देखें तो जो वेल्थ इंडिया से ली गई 2 सेंचुरी के आसपास, ये कहां हुई? वह लोगों के वेलफेयर पे नहीं हुई है। यह फर्क कहां खर्च हुई है? यह बाहर खर्च हुई है। अगर इस धन को भारत में खर्च किया गया होता तो भारत के लोगों की स्थिति सुधरती, लेकिन यह पैसा गया कहां? यह पैसा भारत के बाहर गया। तो ब्रिटिश पावर, अब ये आ गया आपके प्री के क्वेश्चन का एनालिसिस पार्ट। क्वेश्चन क्या है? वर्स्ट रिजल्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश रूल। ए, वीविंग कम्युनिटी डेथ। बी, बंगाल विक्ट्री। सी, इंडिया एक्सपोर्ट डिटेरियोरेशन। डी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। गॉट इट? समझ आया? कोई प्रॉब्लम? बताइए, एनी इशू? बस करें आज के लिए या और चाहिए? लवली। इट्स इनफ फॉर द डे।